डन। हेलो एवरीवन, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बीच में वीडियो पॉज हो गई थी और फेसबुक या यूट्यूब से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, इस वजह से। तो अभी द वीडियो विल गो ऑन। पिछले 5 मिनट में जो भी हमारे साथ नए यूजर्स जुड़े हैं, अभी सिर्फ पिछले 5 मिनट की क्लास हुई है और उस 5 मिनट में मैंने जो भी कुछ कराया है मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। यू कैन सी इट। बस इतना सा शुरुआत ही हमने की है कि हम ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास में। एंड द टॉपिक दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर टुडे इज नाउन। नाउन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन हमने देखी है। नाउन इज ए नेम, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट हैज ए नेम। कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो भी है वो सब एक नाउन है। एवरीथिंग विद इन यू एंड अराउंड यू एंड इन योर माइंड, जो भी कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज नाउन। क्योंकि हर चीज जो हमारे आसपास अवेलेबल है, जो है वो नाउन है, या हम खुद भी जो हैं वो नाउन हैं। क्योंकि सब कुछ नाउन है इस दुनिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम ए डस्ट पार्टिकल टिल दिस एंटायर यूनिवर्स। क्योंकि सब कुछ नाउन है तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड द अदर पार्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जो आप बहुत ही बेसिकली जानते हैं, काउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं, और काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल है। और हम इसकी परिभाषा को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं कि अगर काउंट कर सकते हैं तो हम उसको प्लूरलाइज कर सकते हैं, मतलब उसका प्लूरल बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा है कि अगर कहीं पर बॉय लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको काउंट कर सकते हैं कि कहीं पर 2 लड़के हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितने हैं हम गिन सकते हैं। और क्योंकि हम गिन सकते हैं तो हम बॉयज बोल सकते हैं। देयर आर 5 बॉयज इन द क्लासरूम, देयर आर 500 बॉयज इन द क्लासरूम। तो हम प्लूरलाइज कर सकते हैं और जिस भी चीज को काउंट किया जा सकता है उसको प्लूरल बना सकते हैं। प्लूरल बनाने के सिर्फ ये 4 तरीके नहीं हैं, प्लूरल तो और भी बहुत तरीके से बनता है। ये तो एक जनरल सा फॉर्मेट है कि अगर काउंटेबल होगा तो प्लूरल किया जा सकता है। एंड टेक द रिवर्स हेयर कि अगर अनकाउंटेबल है तो आप उसका प्लूरल नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है तो आप उसके साथ एस या ई एस या आई ई एस या VES नहीं लगा सकते। ये रूल है। पानी अगर होगा तो अनकाउंटेबल होगा, आप पानी को गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंट आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी किसी के दिमाग में आएगा हम तो गिन लेंगे 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, हम तो गिन लेंगे। तो गिन सकते हैं, वो आप लीटर्स गिनेंगे, मिलीलीटर गिनेंगे, ये मेजरमेंट होती है। यू कैन डेफिनेटली मेजर बट यू कैन नॉट काउंट। 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 5 पानी, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आप उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते तो आप उसको प्लूरल भी नहीं कर सकते। आप वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते हैं। एयर अनकाउंटेबल है, आप एयर का एयर्स नहीं कर सकते। एटीट्यूड अनकाउंटेबल है, आप एटीट्यूड का एटीट्यूड्स नहीं कर सकते हैं। तो वट एवर इज अनकाउंटेबल, देखिए बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन है कि अगर कोई चीज़ काउंटेबल है आप प्लूरल कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है तो आप उसका प्लूरल नहीं कर सकते हैं। यही है सिंपल सा, इतना ही समझना है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा, बिल्कुल माइनर सा। ओके, इसमें अगर मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करूंगा तो सिर्फ इतना कि जो चीजें काउंटेबल हैं, पहला तो हम उसको प्लूरलाइज कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप उससे पहले ए या एन इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आप ए या एन इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ए या एन का मतलब होता है एक, और एक तो आप तभी कर सकते हैं जब आप उसको गिन सकते हैं। गिनती तो हो ही नहीं सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो ए या एन जो आर्टिकल्स हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर तो कर सकते हैं। आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड, ये एक ही है तो मैं इसके साथ यहाँ पर ए का यूज कर सकता हूँ। एन कोई वाउल साउंड वाला होता तो मैं एन का भी इस्तेमाल कर लेता। तो ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन है नाउन का कि नाउन्स कैन बी काउंटेबल, नाउन्स कैन बी अनकाउंटेबल। काउंटेबल होगा तो प्लूरल भी कर सकते हो, काउंटेबल होगा तो ए या एन भी लगा सकते हो। लेकिन अगर अनकाउंटेबल होगा तो आप प्लूरलाइजेशन भी नहीं कर सकते हैं और आप ए या एन भी नहीं लगा सकते हैं। इसी बेसिस पर मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ जो आप यहीं से रिलेट कर पाएंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस यहीं पर आएंगे फिर से। अब जैसे हमने कहा कि अगर कोई भी चीज़ काउंटेबल है तो हम उसका प्लूरल कर सकते हैं, और अगर अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नहीं कर सकते हैं।
इस लॉजिक को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये ही काम आएगा आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर करने में। एंड आज की क्लास में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टाइप्स ऑफ नाउन। हमारा यही आज का बेसिक कंसेप्ट है कि आपने जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ नाउन्स। आज मैं आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे 5 टाइप के जो नाउन्स हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस क्लास आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अराउंड 25 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू, और आपने उनको सोल्व करना है। और अगर किसी में भी आपको डाउट्स आएंगे या कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी तो फिर उनको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। वो आप बताएंगे, वो आपके लिए डाउट डिस्कशन का भी सेशन रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर काउंटेबल है तो आप प्लूरल कर सकते हो, और अगर काउंटेबल नहीं है तो आप प्लूरल नहीं कर सकते। अभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि, और आप आंसर करिएगा, स्टार्स अगर कहीं पर लिखा जाता है तो स्टार्स अगर आपसे पूछा जाए काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है तो आप बता सकते हैं। या आपको चांस टाइम दिया जा रहा है कि आप देखें और बताएं मुझे कमेंट करके कि स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जो भी आप जानते हैं इसके बारे में कमेंट करिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कि स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। बता सकते हैं आप जल्दी से। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आंसर बताइए, स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। कीप इट इंटरेक्टिव। अगर आप आंसर बताएंगे, अगर आप इंटरेक्ट करेंगे साथ साथ, तो ज़्यादा आपको भी लगेगा कि हाँ कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं। चलिए, स्टार्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल का कंसेप्ट है। स्टार्स काउंटेबल होते हैं। यस, स्टार्स आर काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल नहीं होते हैं। अब वैसे तो हम लोग यही बोलते हैं कि स्टार्स अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि हम अगर बेसिक रूल पर जाएं, अगर ये अनकाउंटेबल होते तो हम इसके साथ ये एस ना लगा पाते, लेकिन क्योंकि हम ये एस लगा रहे हैं, वी आर एडिंग एन एस टू दिस वर्ड, तो ये काउंटेबल है, क्योंकि काउंटेबल चीज़ों के साथ ही आप एस लगाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ तो आप एस लगाते ही नहीं हैं। यस, somebody has answered it very correctly कि स्टार्स अनकाउंटेबल हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका, अनकाउंटेबल ही होते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, अनकाउंटेबल लिखा है आपने, ये आपका गलत आंसर हो गया है। नाम नहीं आ रहा है मेरे पास, कोई बात नहीं। अनकाउंटेबल आपने मेंशन किया, अनकाउंटेबल नहीं है। देखिए, स्टार्स अनकाउंटेबल, अगर अनकाउंटेबल होता तो कोई भी अगर चीज़ अनकाउंटेबल है, आप इस कंसेप्ट को समझिए, मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल है तो उसके साथ एस या ई एस या वी ई एस वगैरह नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम लगा रहे हैं ना, स्टार के साथ एस लिख रहे हैं। अगर मैं बॉय लिखता हूँ और मैं उसके साथ एस लगा रहा हूँ, क्योंकि हम लगा सकते हैं, तो एस लगा सकते हैं तो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है। यही समझना है आपने। स्टार्स आर काउंटेबल, और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं ये स्टार्स तो अनकाउंटेबल होते हैं, इतने सारे हैं, देखिए 3 शब्दों के अंदर अंतर समझिएगा। एक है काउंटेबल, ऑब्वियसली काउंटेबल का मतलब आप जानते हैं जिसकी गिनती कर सकते हैं। दूसरा होता है अनकाउंटेबल। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा यहाँ पर। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गिनती नहीं कर सकते, इसको ध्यान से समझिएगा। अनकाउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती नहीं कर सकते, और बेसिक फैक्ट ये है जिसकी काउंटिंग की शुरुआत नहीं कर सकते हैं आप, वो होता है अनकाउंटेबल। इफ यू कैन नॉट स्टार्ट ए काउंटिंग, अगर आप काउंटिंग की शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल बोला जाता है। और तीसरा वर्ड होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है तीसरा वर्ड, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी काउंटिंग की शुरुआत हो सकती है लेकिन कभी एंड नहीं होगा। कोई भी चीज जिसकी काउंटिंग की शुरुआत तो हो सकती है लेकिन कभी एंड नहीं होगा तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। लेकिन क्योंकि काउंटिंग की शुरुआत हो सकती है और काउंटिंग की शुरुआत हो सकती है, तो ये भी काउंटेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टार्स इसी कैटेगरी में हैं। स्टार्स आर इनफाइनाइट एंड सो दे आर काउंटेबल। आप रात में तारों, आसमान की तरफ देख करके 1 2 3 4 कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, अरे सारे मत गिनिए, लेकिन जितने पॉसिबल है उतने तो गिन सकते हैं। तो जितने आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल हैं। और क्योंकि सारी संख्या आप पूरी नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इनफाइनाइट हैं। द डिफरेंस इन दीज टर्म्स,
काउंटेबल जिनकी गिनती हो सकती है, अनकाउंटेबल जिनकी काउंटिंग की शुरुआत भी नहीं हो सकती। अब इस रूम के अंदर जितनी भी हवा है, अगर मैं इसको गिनने लगूं, कैन आई स्टार्ट, कैन आई इवन मेक ए स्टार्ट। अब मैं किसी व्यक्ति में बोलूं इसमें बहुत एटीट्यूड है, इस व्यक्ति में, क्या मैं उस एटीट्यूड को गिन सकता हूं? कैन आई इवन स्टार्ट? नहीं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है शुरुआत करने के लिए। किसी बोतल में पानी है और मैं बोलूं इस पानी को गिन लो, कैन यू स्टार्ट? नो, यू कैन नॉट स्टार्ट। एक पानी, दो, ये सब आप कर ही नहीं सकते। तो जहां पर काउंटिंग की शुरुआत भी नहीं हो सकती है उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर आप काउंटिंग की शुरुआत कर पाओगे लेकिन एंड नहीं कर पाओगे। स्टार्स इसी का एक एग्जाम्पल है और उसी को इनफाइनाइट बोला जाता है। देखिए यहाँ पर ना चीज़ों को, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो मल्टीपल रिपीटिशन हो सकता है चीज़ों का, क्योंकि इंस्टेंटेनियस ये चीज़ें नहीं पता चलती हैं कि आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इंटरेक्शन थोड़ा सा कम है। तो रिपीटिशन विल मेक यू रिवाइज द थिंग्स। जितना ज़्यादा रिपीटिशन मैं करूँगा या जितना ज़्यादा हम रिपीट करेंगे चीज़ों को, आप उतनी ज़्यादा बार उनको सुनेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट मतलब जिनको गिनती करने की शुरुआत तो आप कर सकते हो लेकिन आप उनको कभी एंड नहीं कर पाओगे, और क्योंकि एंड नहीं कर पाओगे तो वो इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल है। तो स्टार्स को अगर रखा जाए काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो स्टार्स आर काउंटेबल, तारों को गिन सकते हैं। और वैसे भी अगर हम बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट्स में जाएं, अगर मैं आपको ये साइंटिफिकली बताऊं इस चीज़ को कि स्टार्स काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, तो स्टार्स काउंटेबल हैं और साइंस के अकॉर्डिंग और वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंगली 10⁻22 स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स। हालांकि अभी खोजें और भी ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन कुछ किताबों के अंदर और कुछ जगह पर साइंटिस्ट ने ये बताया है, वैज्ञानिकों ने ये बताया कि इतने 10 के ऊपर 22 पावर लगा दो, इतने स्टार्स हैं पूरे यूनिवर्स में। तो स्टार्स आर काउंटेबल। यहीं पर अगर मैं आपसे एक दो चीज़ें और पूछूं, जैसे मैंने बात की स्टार्स और मैं बोल रहा हूं यस स्टार्स आर काउंटेबल। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं स्टार्स की जगह पर, दूसरा जो सवाल है आपसे वो है मनी। अब आपको बताना है कि मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जल्दी से बताइए, आपको क्या लगता है, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? देखिए, रूल या लॉजिक बिल्कुल ही सिंपल सा अप्लाई करना है। रूल सिर्फ इतना ही है कि मनी, भाई ऑप्शन क्या है, या तो काउंटेबल होगा, सॉरी ऑप्शन तो दो ही है, या तो काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। अगर काउंटेबल हुआ तो हम इसका प्लूरल कर सकते हैं, और अगर अनकाउंटेबल हुआ तो हम इसका प्लूरल नहीं कर सकते हैं। मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इसको आपने डिसाइड करना है। और मनी अनकाउंटेबल होता है दोस्तों, मनी इज अनकाउंटेबल। मनी इज अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल होता है क्योंकि मनी को काउंट नहीं कर सकते, आप करेंसी काउंट कर सकते हैं। देखिए, जो बात हमने यहां पर समझनी है, करेंसी जो होती है वो काउंटेबल है। आप करेंसी गिन सकते हैं, आप रुपया, पैसा, डॉलर, पाउंड, दिरहम, दिनार, स्टर्लिंग, ये सब गिन सकते हो। तो करेंसी जो होती है, रुपी का रुपीस हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर कहीं पर रुपी लिखा हुआ है तो आप डेफिनेटली रुपीस कर सकते हो, डॉलर की जगह डॉलर्स कर सकते हो, क्योंकि करेंसी काउंटेबल है। ठीक है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल है। और मनी इसलिए भी अनकाउंटेबल है क्योंकि आप कहीं पर भी मनी की जगह पर मनीज नहीं लिख सकते हैं। क्या आप कभी ऐसा लिख पाएंगे, मनी लिखा हुआ है और आप मनीज कर पाएंगे क्या? कभी भी नहीं, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इसलिए मनी अनकाउंटेबल होता है। ध्यान रखिएगा, स्टार्स काउंटेबल हैं, मनी अनकाउंटेबल है, करेंसी काउंटेबल है। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल का बेसिक डिफरेंस है कि कोई भी चीज़ काउंटेबल तब होती है जब आप उसका प्लूरल कर सकते हैं, और अगर आप प्लूरल नहीं कर सकते हैं, आप उसके साथ एस, ई, एस वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल होता है। यही एक कंसेप्ट है जो हमने इस स्लाइड में देखा है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन।
टाइप्स ऑफ नाउन्स, और टाइप्स ऑफ नाउन्स के अंदर जो पहला टाइप है वो है प्रॉपर, दूसरा है कॉमन, तीसरा नाउन है कलेक्टिव, एंड द फोर्थ इज मटीरियल, एंड द फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 तरीके के या 5 तरह के नाउन्स हैं जो आपने आज की क्लास में कवर करने हैं। इन सब के साथ इनकी डेफिनेशन है, इन सब के साथ इनके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, इन सब के साथ इनके कुछ ग्रामर के रूल्स होंगे, और इन सब के साथ उन ग्रामर के रूल्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, कुछ लाइव एग्जाम्पल्स होंगे क्वेश्चंस के। तो यही हमारा आज का एजेंडा है कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ना है। आज की क्लास के अंदर आपने ये सारी चीज़ें कवर करनी है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, एंड दिस इज पार्ट 1 एंड टाइप नाउन का पार्ट 1 है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम या किसी जगह का नाम या किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम। देखिए, ऐसा नाम जो आपको आपके ही जैसे लोगों से अलग करता है उसे ही हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कोई भी ऐसा नाउन, कोई भी ऐसा नाम, देखिए प्रॉपर नाउन एंड नाउन इज ए नेम। नाउन की जो हमने बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन देखी है, नाउन क्या है? नाउन एक नाम है। तो प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नेम। सो प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम, ठीक है। अभी इसी को देखते हैं आगे। प्रॉपर नेम मतलब जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, इफ आई से, लेट मी राइट दिस नेम सुमित, ये एक प्रॉपर नाउन होगा। इफ आई से इंडिया, तो ये एक प्रॉपर नाउन होगा। इफ आई से टारगेट सक्सेस, सॉरी, इफ आई से टारगेट सक्सेस, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन होगा, जहां पर कि किसी व्यक्ति का या वस्तु का या जगह का या इंस्टीट्यूशन का या कंपनी का नाम लिख दिया जाएगा जो उसको उसके जैसे दूसरों से अलग करता है, वही प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर, प्रॉपर शब्द का मतलब क्या है? प्रॉपर शब्द का मतलब है एक तरीके से कंप्लीट या यूनिक या अलग, जो दूसरों से अलग हो, वही प्रॉपर है। तो ऐसा नाम जो अपने आप में स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर हो, डेफिनेट हो, जो दूसरों से अलग करता हो। तो सुमित है या इंडिया है या टारगेट सक्सेस मैंने यहाँ पर लिखा, दिल्ली है, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या होगा? अगर मैं सिर्फ इसी के हिसाब से बताऊं तो कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन, कॉमन शब्द का मतलब क्या है? सामान्य, जनरल, सबके लिए एक जैसा। तो कोई भी चीज जो सबके लिए एक जैसी है वो कॉमन नाउन होगी। और कॉमन नाउन है बॉय, गर्ल, सिटी, ये सब कॉमन नाउन है, ठीक है। अभी सुमित लिखा है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसकी जगह पर अगर बॉय लिख दिया जाएगा तो कॉमन नाउन है। इंडिया लिखा है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर कंट्री, ये वर्ड कंट्री अगर लिख दिया जाएगा तो कंट्री अपने आप में क्या होगा? कंट्री अपने आप में एक कॉमन नाउन होगा, क्योंकि कंट्री किसी एक पर्टिकुलर को डिनोट नहीं करता। कंट्री तो कोई भी हो सकती है। टारगेट सक्सेस लिखा हुआ है, टारगेट सक्सेस एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर सिर्फ इंस्टीट्यूट कहा जाएगा या कोचिंग सेंटर कहा जाएगा या इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा तो वो जनरल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, कॉमन नाउन है, किसी के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं, हालांकि एग्जाम्स के अंदर डेफिनेशंस नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी यू मस्ट नो देम। प्रॉपर नाउन का मतलब है कोई भी ऐसा नाम जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करता हो। अ नेम दैट डिस्क्राइब्स और दैट डिफाइंस अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन। ये एग्जाम्पल है, सुमित लिख सकते हैं, इंडिया लिख दिया है, टारगेट सक्सेस लिख दिया, ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब इसी प्रॉपर नाउन के अंदर हमने बात करनी है कुछ, देखिए डेफिनेशन देख लिया है, एग्जाम्पल देख लिया है, अब हमें बात करनी है इसके लिए ग्रामर के रूल्स की। ग्रामर के रूल्स में आपसे सवाल बनता है, पहला ही मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, यहाँ पर आपके डिस्कस कर सकता हूँ
कि अगर मैं कोई प्रॉपर नाउन लिखता हूँ, मैं किसी व्यक्ति का नाम लिखता हूँ या वस्तु का नाम लिखता हूँ जगह का, लेट्स से इफ आई से राहुल, इफ आई से अमित, इफ आई से सुमित, मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिखता हूँ, तो सवाल मेरा ये है, या जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये, क्या हम किसी व्यक्ति के नाम से पहले ए या एन, यस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्या हम किसी व्यक्ति के नाम से पहले, व्यक्ति का नाम कुछ भी हो, तो व्यक्ति के नाम से पहले ए या एन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? आप आंसर कर सकते हैं बहुत ही क्विकली, आप सोच सकते हो इसके ऊपर और बहुत ही क्विकली आंसर कर सकते हो। आंसर करिए आप, जो भी आपको लगता है। क्या हम किसी व्यक्ति के नाम से पहले ए या एन लगा सकते हैं? कैन वी ऐड ए ऑन और एस, ए और एन बिफोर अ प्रॉपर नाउन? कैन आई से a Rahul is standing outside the classroom? Can I say a Rahul is waiting for you outside the class? क्या हम किसी के नाम से पहले ए या एन लगा सकते हैं? क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर तो नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट कीपिंग द सेशन इंटरेक्टिव। कोई बात नहीं, मैं आपको रूल पर आता हूँ डायरेक्टली। राहुल एक प्रॉपर नाउन है, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि क्या किसी के नाम से पहले ए या एन लगा सकते हैं, तो यस द आंसर इज हाँ, और हम बिल्कुल किसी के नाम से पहले ए या एन लगा सकते हैं। और ऐसा तब किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति का नाम तो जानते हो लेकिन वो व्यक्ति अननोन हो आपसे। इफ आप चाहें तो इस रूल को लिख भी सकते हैं साथ में, if a proper noun if a proper noun is unknown, we must use a or n. If a proper noun is unknown, we must use a or n before it. अगर कोई proper noun unknown है तो उससे पहले हमें a या n जरूर लगाना होगा या जरूर लगाना चाहिए। यही एक रूल है proper noun के साथ जो आपने अभी पढ़ना था, कि जो मैंने आपको यहाँ से बताया कि proper noun से पहले a या n लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। तो yes, we can add a और n before a proper noun। अब देखिए इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल दूंगा, ये अननोन होने का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे हिंदी के 2 सेंटेंस बोलता हूं तो आप डिफरेंशिएट करिएगा उनके मीनिंग में। कि अगर मैं बोलूं कोई राहुल आपका बाहर इंतजार कर रहा है, हिंदी का सेंटेंस है ये, कोई राहुल आपका बाहर इंतजार कर रहा है, और दूसरा सेंटेंस है हमारा वो है कि राहुल बाहर आपका इंतजार कर रहा है। तो पहली स्टेटमेंट है कोई राहुल बाहर आपका इंतजार कर रहा है, और दूसरी स्टेटमेंट है कि राहुल बाहर आपका इंतजार कर रहा है। अगर ये दोनों ही स्टेटमेंट देखी जाएं, कोई राहुल और राहुल, यही अंतर है। तो जब मैं बोलूंगा कि कोई राहुल आपका बाहर इंतजार कर रहा है, तो आपको मालूम है कि हमने व्यक्ति का नाम तो पता है। जब मैं बोल रहा हूं कि कोई राहुल आपका बाहर इंतजार कर रहा है, तो यू नो द नेम, बट यू डू नॉट नो द पर्सन पर्सनली। लेकिन आप उस व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानते। और यही रूल है कि जब आपके पास नाम तो है, यू हैव ए प्रॉपर नाउन, लेकिन वो प्रॉपर नाउन आपके लिए अननोन है। और जब कोई प्रॉपर नाउन आपके लिए अननोन होगा, तभी हम उससे पहले ए या एन का यूज करते हैं। जो सेंटेंस था कि कोई राहुल बाहर आपका इंतजार कर रहा है, ट्रांसलेशन यही बनेगा, a Rahul is waiting for you outside the class or outside the building or outside the room. So the point is, yes, हम किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन लगा सकते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन लगाया जा सकता है। और ये कब करेंगे? जब कोई प्रॉपर नाउन अननोन होगा। अब सवाल बनता है, क्या ये रूल सिर्फ व्यक्ति के नाम के साथ अप्लाई होता है या जगहों के साथ भी? बिल्कुल, जगहों के साथ भी अप्लाई होगा। जैसे, तो क्या इंडिया से पहले एन लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो, अगर आप ये अननोन वाला स्टेटस शो कर पाओगे तो। अभी तो इंडिया के अंदर हम हैं और हम उसको अननोन वाले स्टेटस पे शो ही नहीं कर सकते। बट अगर मुझे सेंटेंस के अंदर यूज करना है तो सेंटेंस सुनिए आप, मैं ऐसे बोल सकता हूं, देयर इज अ स्मॉल इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है जहां पर उस जगह का नाम ही, उस एरिया या कॉलोनी का नाम ही उन्होंने रखा हुआ है छोटा भारत, स्मॉल इंडिया। अब ये चीज हमारे लिए अननोन हो सकती है, हम में से बहुत सारे लोगों के लिए अननोन हो सकती है, तो उसको बताने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, देयर इज अ, and I'm using this, there is a small India in Australia। तो ये कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि आप किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हो इफ यू वांट टू शो कि वो अननोन है। और वैसे भी इन जनरल ए या एन अननोन चीजों के साथ ही यूज होते हैं, या जिनके बारे में आप पहली बार बात कर रहे हो, जो इनडेफिनेट है उनकी बात कर रहे हो। तो इनडेफिनेट है और अननोन है तो आप ए या एन लगा सकते हो। अगर आपने एग्जाम्पल लिखना है तो आप एग्जाम्पल बिल्कुल यहाँ पे नोट कर सकते हैं। रूल आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं रूल को यहाँ से मिटा देता हूँ और आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल इज राहुल इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लास। अब जब मैंने यहां पर राहुल से पहले ए लगाया है, अ राहुल इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लास, तो इसका कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि मैं उस राहुल नाम के व्यक्ति का सिर्फ नाम जानता हूं, पर्सनली मैं उसको नहीं जानता हूं। अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, आप इसको ना यूज करें, और अगर आप इसको वहां पे यूज नहीं करेंगे तो सेंस जो बनेगा कि राहुल इज वेटिंग आउटसाइड द क्लास, लेट मी रिमूव इट। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ पर सिर्फ बनेगा राहुल इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लास, मतलब राहुल बाहर आपका इंतजार कर रहा है, मतलब आप उस राहुल को जानते हो, आप पर्सनली जानते हो उसको। लेकिन अभी जो सेंस बन रहा है उसमें आप उस राहुल को नहीं जानते हो। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ए लगाता हूं तो अभी आप उस राहुल को नहीं जानते हो। तो ये सिर्फ नोन और अननोन होने का डिफरेंस है। So the first rule in today's class that we have is कि क्या मैं किसी व्यक्ति के नाम से नाम से पहले ए एन लगा सकता हूँ? Yes, we can। हम किसी व्यक्ति के नाम से पहले ए एन लगा सकते हैं अगर वो व्यक्ति हमारे लिए अननोन है तो। आई होप द रूल इज क्लियर। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है इसको समझने में तो यू कैन टाइप योर कमेंट, यू कैन आस्क मी। चलिए अगले रूल पर आते हैं। द पॉइंट इज प्रॉपर नाउन का ही हमारे पास अगला जो रूल है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट इज कि क्या मैं किसी के नाम का प्लूरल भी कर सकता हूं? नाम का प्लूरल करने से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, उसको समझिए। देखिए अगर मैं ये करता हूं, there are several अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि there are several सुमित और सुमित्स इन दिस क्लास, और यहाँ पर मैं इसको टिक करता हूँ ए और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ बी, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि देयर आर सेवरल सुमित और देयर आर सेवरल सुमित्स इन दिस क्लास, सो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? और क्वेश्चन जो है यहाँ पर या रूल जो है वो डायरेक्टली सिर्फ इतना है कि क्या मैं किसी के नाम का, अब यहाँ पर सुमित लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, क्या किसी के नाम का भी प्लूरल हो सकता है? जैसे हमने अभी देखा कि नाम से पहले ए आई एन तो लगा ही सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाया है हमने। तो दूसरा पॉइंट यह है कि क्या हम किसी के नाम का प्लूरल भी कर सकते हैं? यहाँ पर आंसर में क्या किया जाए, सुमित लिखा जाए या सुमित्स लिखा जाए? क्या राहुल का राहुल्स भी हो सकता है? क्या रवि का रवीस भी हो सकता है? क्या इंडिया का इंडियाज भी हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो? क्या सिंगुलर या प्लूरल इस तरीके से हो सकता है क्या? यही सवाल है कि सिंगुलर या प्लूरल किसी के नाम का हो सकता है क्या?
आप सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपने ऐसा कोई रूल देखा है कहीं पर, पढ़ा है कहीं पर, ऐसा कुछ सुना है कभी? जनरली लोग यहाँ पर जो टिक करते हैं, आमतौर पर जनता यहाँ पर टिक करती है सुमित को। जनरली लोगों का आंसर यहाँ पर ये होता है सुमित या ए पार्ट। एंड पीपल हैव ए वेरी बेसिक कंसेप्ट इन देयर माइंड, और शायद आपके भी होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं जहाँ से भी, कि किसी के नाम का प्लूरल नहीं करना है। ऐसा कंसेप्ट लोगों के दिमाग में होता है। मैं ये आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। आप जो भी आंसर करें ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स करें, क्योंकि रूल्स पढ़ने की शुरुआत आपने कर दी है आज से। और पहला रूल आपका यही था कि किसी के नाम से पहले AIN लगाया जा सकता है, एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने ऐसा पहले सुना है या नहीं सुना है। जब आप ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे, और जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, उन कंसेप्ट को बीच में मत लाइएगा कि हमने तो ऐसा पहले नहीं सुना है या मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। आपने पहले क्या चीज़ सुनी है या क्या चीज़ देखी है, उनको भूल करके अभी आप क्या पढ़ रहे हो उसके ही बेसिस पर, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने कंसेप्ट बिल्डअप करिएगा। उसी के बेसिस पर आपने चीज़ों का आंसर करना है। सो व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू पीपल, दे जनरली आंसर ए और सुमित or the singular one, which is wrong. Yes, you heard it or you got it right. This is wrong. There are several Sumits, और मैं यहाँ पर S लगा रहा हूँ और मैं S लगा सकता हूँ इसके साथ। तो क्या हम किसी के नाम का प्लूरल कर सकते हैं? आंसर है हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो आप किसी के नाम का प्लूरल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने सुमित लिखा और हमने उसके साथ S लगा दिया, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ती राहुल का प्लूरल करने की तो मैं राहुल के साथ भी S लगा लेता। इंडिया अगर लिखा हुआ कहीं पर, और अगर ज़रूरत पड़ेगी प्लूरल करने की, कब और कैसे पढ़ सकती है, वी कैन डिस्कस इफ़ यू वांट। तो अगर कोई भी प्रॉपर नाउन है तो उसका प्लूरल किया जा सकता है, कोई भी। There is only one India in this world, but there are two Koreas in this world. आपने सुना ही होगा, कोरिया नाम के 2 देश हैं। यस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वाले बहुत सुर्खियों में भी रहते हैं, आप सब जानते होंगे। तो कोरिया नाम के 2 देश हैं। तो कोरिया, अगर दोनों ही देशों की बात करने लगे तो वी विल एड एन S टू दिस एंड विल से देयर आर 2 कोरियाज इन दिस वर्ल्ड। अमेरिका नाम के 2 कॉन्टिनेंट हैं, आपने सुना ही होगा, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो अगर उन दोनों की ही बात करने लगे तो डेफिनेटली वी विल हैव टू से अमेरिकाज। तो अमेरिका का अमेरिकाज कर सकते हैं, कोरिया का कोरियाज कर सकते हैं। तो सुमित के साथ भी S लगा करके सुमित किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, जब मैं राहुल के साथ S लगा रहा हूँ या अमेरिका के साथ S लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी S वाला कंसेप्ट नहीं कर रहा हूँ यूज़। ध्यान रखिएगा, कहीं आप में से किसी के माइंड में आए कि अपोस्ट्रोफी S लगा रहे होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल भी अपोस्ट्रोफी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ राहुल जो नाम लिखा हुआ है उसके साथ S लगा रहा हूँ, या सुमित जो लिखा हुआ है उसके साथ S लगा रहा हूँ। और रूल भी बहुत सिंपल सा है कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो कॉमन नाउन में हो या वो प्रॉपर नाउन में हो या वो कलेक्टिव नाउन में हो, अगर चीज़ें एक से ज़्यादा अवेलेबल हैं तो आप उनका प्लूरल कर सकते हैं। ठीक है, प्लूरल आप कर सकते हैं। देयर आर, अगर मैं यहीं पर सुमित या सुमित की जगह बॉय और बॉयज़ में आपसे सवाल पूछता तो शायद आपको 1% भी हेजिटेशन नहीं होती और एक भी आपको डाउट नहीं होता और आप एकदम से आंसर करते बॉयज़। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपसे पूछा जाएगा सुमित या सुमित, तो आपका आंसर इतनी ही क्विकली आना चाहिए, स्पॉन्टेनियसली आना चाहिए कि देयर आर सेवरल। सेवरल मतलब बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों के लिए तो प्लूरल बनाइए आप उसका। सो दिस इज द राइट आंसर। देयर आर सेवरल सुमित्स इन दिस क्लास, देयर आर सेवरल राहुल्स प्लेइंग इन द ग्राउंड, देयर इज ओनली वन इंडिया। लेकिन कई बार ऐसे कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कई बार कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कई बार नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग अलग थोड़ा सा माना जाता है। और उस रिस्पेक्ट में, उस एस्पेक्ट में बात करते हुए कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि बोथ द इंडियाज। ध्यान रखिएगा, वैसे भी हमारी डाइवर्सिटी बहुत है,
देश के अंदर की नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न, वेस्टर्न. So there are several Indias living together because of the different culture and mix up of the cultures. तो several Indias, I can say this, इंडिया नाम के देश बहुत सारे नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही अगर मैं बात करूं तो हाँ बिल्कुल. द पॉइंट इज, अभी तक आपने दो रूल देखे हैं प्रॉपर नाउन से रिलेटेड. फर्स्ट वन इज कि नाम से पहले ए आई एन आ सकता है. यस, अगर नाम अननोन हुआ तो, व्यक्ति अननोन हुआ तो. और दूसरा, क्या नाम का प्लूरल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं नाम का प्लूरल. अगर एक से ज़्यादा एक ही नाम के व्यक्ति हैं या एक से ज़्यादा एक ही नाम की जगह है तो आप नाम का भी प्लूरल कर सकते हो. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं. तो ये कंसेप्ट था जो आपने देखा प्रॉपर नाउन के साथ. अब मैं आपको एक दो एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल भी दिया, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ जो एक बार एग्जाम में आया था, सीपीओ के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाता हूँ. क्वेश्चन जो डायरेक्टली दिया गया था वो सिर्फ इतना था, आप इसको देखें. ये स्टेटमेंट थी, आराम इज सिटिंग इन द वेटिंग रूम. और ये सेंटेंस इस तरीके से डिवाइड करके दिया गया था. दिस वाज पार्ट ए एंड यस, दिस इज पार्ट बी एंड दिस इज पार्ट सी एंड दिस इज पार्ट डी एंड डी सेज नो एरर. ये क्वेश्चन आया था, सीपीओ के एग्जाम में दिया गया था एक बार. आराम इज सिटिंग इन द वेटिंग रूम. हमें सिर्फ इतना बताना है क्या सेंटेंस के अंदर कोई गलती है. ऑन द बेसिस ऑफ द रूल दैट वी हैव स्टडीड, क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई गलती है ग्रामर के हिसाब से. एरर हमेशा ग्रामर के हिसाब से निकालिएगा कि ग्रामर में कोई गलती है या नहीं है इस सेंटेंस में. आराम इज सिटिंग इन द वेटिंग रूम. अब राम एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले ए लगा दिया है मैंने यहाँ पर. तो सवाल, क्या हम प्रॉपर नाउन से पहले ए लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं. तो यहाँ पर ऐड भी कर दिया. तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए और इसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं. ये सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि कोई राम वेटिंग रूम में बैठा हुआ है. सो द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड सो इट कंटेन्स नो एरर. सो द स्टेटमेंट इज राइट. किसी के भी नाम से पहले ए आई एन लगा सकते हैं अगर वो अननोन हुआ तो. ये उसका एक एग्जाम्पल है, राम इज सिटिंग इन द वेटिंग रूम. अगर मैं यहाँ पर ये ए नहीं भी लगाता तब भी ये सेंटेंस सही होता. तब वो एक जनरल सेंटेंस बनता है कि राम वेटिंग रूम में बैठा हुआ है. लेकिन अभी ए लगाने के बाद कोई राम वेटिंग रूम में बैठा हुआ है एंड हेंस द स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ये हमारा प्रॉपर नाउन का रूल. दो रूल मैंने आपको उसके बताए, एग्जाम्पल मैंने उसके बाद आपको दिए. अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक. 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद हम वापस मिलते हैं दोस्तों. थैंक यू.
हो गया ना। वेलकम बैक एवरीवन। तो शुरू करते हैं, सेशन रिज्यूम करते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। प्रॉपर नाउन की अब डिस्कशन आप कर चुके हैं, विद एग्जांपल आप सब कुछ यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले नाउन्स की। बेसिक इंट्रो आपने सबका ले लिया है यहाँ पर। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब कोई भी ऐसा नाम जो कॉमन है, साधारण है या सबके लिए एक ही जैसा है। और इस कॉमन नाउन को अगर मैं इसके ग्रामर के रूल के हिसाब से आपको बताऊं, कॉमन नाउन मतलब मैं बोल सकता हूं बॉय या बुक या कोई भी, इवन इफ आई से अ कंट्री, ये सब कॉमन नाउन है। अब ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो मैं बुक लिखूं या तो मैं इसको प्लूरलाइज करूं और मैं यहां पर लिखूं बुक्स, या तो मैं कंट्री लिखूं या तो मैं इसको प्लूरलाइज करूं और आई से कंट्रीज। या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। और जो ग्रामर का रूल है वो भी कुछ ऐसा ही है कि अगर प्लूरल लिखा तो अभी जितनी ग्रामर हम अभी पढ़ रहे हैं या उसके अकॉर्डिंगली कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। कॉमन नाउन की मैं बात कर रहा हूँ। कॉमन नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में आया तो ठीक है, लेकिन अगर कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में आया, इफ आई से बुक और इफ आई से कंट्री और आई से बॉय और बोर्ड और मार्कर, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एक रूल है कि सिंगुलर कॉमन नाउन, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए इसको, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आप ए या एन या द या कोई और इनके जैसा वर्ड, वो क्या है वो मैं सारा बताता हूँ। ऐसा कुछ लिखना कंपल्सरी है, ऐसा कुछ लिखना जरूरी है। देखिए इस चीज़ को डिटेल से समझते हैं, मैं आपको अलग से बताता हूँ इस चीज़ को। अगर कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन लिखा, सिंगुलर कॉमन नाउन, लेट्स से बुक, अब ये एक सिंगुलर कॉमन नाउन है। अगर ये मैंने कहीं पर लिखा तो मुझे सेंटेंस में, चाहे ये मेरा पहला शब्द हो या बीच में हो या आखिरी हो, इससे पहले और इसके लिए, ध्यान रखिएगा, इससे पहले और इसके लिए मुझे ऐसा कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। ए लिखा जाए या एन लिखा जाए या द लिखा जाए। और द जहाँ पर लिखते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी इनकी भी बनती है कि आप दिस या दैट लिख सकते हैं। द जहाँ पर लिखते हैं पॉसिबिलिटी इनकी भी बनती है कि मैं ऐसा कुछ लिखूँ, माई या हिज या हर या देयर या आर। मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी लिखा जाए लेकिन कुछ तो जरूर लिखा जाए, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, उससे पहले कुछ ना कुछ यूज करना जरूरी है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑन दिस। देखिए अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूं, बुक इज लाइंग ऑन द चेयर, बुक इज लाइंग ऑन द चेयर, तो बुक एक सिंगुलर कॉमन नाउन है। और अगर इसी सेंटेंस के अंदर ध्यान दें तो चेयर भी एक सिंगुलर कॉमन नाउन है। बुक एक सिंगुलर कॉमन नाउन है यहाँ पर, और चेयर भी सिंगुलर कॉमन नाउन है। और सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो उसके साथ तो रूल है कि उससे पहले तो ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ऐसा कुछ ना कुछ लिखा जरूरी है कि ऐसा कुछ लिखा जाए। तो चेयर से पहले आप देखिए, चेयर से जस्ट पहले आर्टिकल दा लिखा हुआ है, चेयर से जस्ट पहले आर्टिकल दा लिखा और ये इसी के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो रूल फॉलो हो गया है और ये सेंटेंस सही है। लेकिन सेंटेंस की शुरुआत जो हुई, बुक सिंगुलर है और इससे पहले यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है, तो ये गलती है। आपको इससे पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है कि आप यहाँ पर ए लगाएं या आप यहाँ पर द लिखें। यू कैन से अ बुक इज लाइंग ऑन द चेयर और यू कैन से द बुक इज लाइंग ऑन द चेयर। अगर आप ए लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप किसी भी एक किताब की बात करें, रैंडम उसमें चल रहा है कोई भी एक किताब। और अगर आप आर्टिकल द लगाएंगे तो इसका मतलब आप बात करें किसी डेफिनेट बुक की। आप कह सकते हैं दिस बुक इज लाइंग ऑन द चेयर या दैट बुक इज लाइंग ऑन द चेयर या माई बुक इज लाइंग ऑन द चेयर या योर बुक, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक। कुछ भी लिखो पर कुछ तो लिखो। जो जरूरी है वो ये कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ऐसा कुछ ना कुछ लिखना। ये इनमें से यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले
इनमें से कुछ ना कुछ लिखना कंपलसरी है। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन आया, अगर ये प्लूरल होता, अगर मैं यहाँ पर बुक्स लिखता और उसके बाद आर लिखता, तब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि मुझे ये लिखना पड़ेगा, फिर आई कुड हैव लेफ्ट इट, आई कुड हैव लेफ्ट इट। ऐसा नहीं कि मैं कुछ लगा नहीं सकता, कि मैं वहां पे उससे पहले फिर डा नहीं लिख सकता या और कोई वर्ड नहीं लिख सकता। अगर प्लूरल होता लिखा जा सकता, बट दैट्स अ डिफरेंट रूल, वो फिर बात की बात है। अभी के लिए सिर्फ इतना कि अगर आपके पास कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उससे पहले और उसके लिए ऐसा कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना जरूरी है। दिस इज द पॉइंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और इसी का एक और मतलब थोड़ा सा जस्टिफिकेशन हम अपने अगले वाले रूल्स में भी देखने वाले हैं। रूल सिर्फ इतना है, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ऐसा कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना जरूरी है, नहीं तो वो गलती होगी। अभी मैं इस बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर ए लिखूं या द लिखूं, क्योंकि आर्टिकल्स का टॉपिक जब आगे आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतना कि कुछ भी लिखो पर कुछ तो लिखो। सिंगुलर कॉमन नाउन विदाउट दीज थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव। क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम आएंगे अपने अगले नाउन पर, और टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर जो हमारा अगला कंसेप्ट बनता है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कोई ऐसा नाउन जो एक कलेक्शन को शो करता हो, जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो। जो एक कलेक्शन को शो करेगा या जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा वो कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस। जजेस के ग्रुप को, जज करने वाले लोगों के ग्रुप को हम ज्यूरी बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा यहीं पर एक वर्ड ये भी, बेंच। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का कोई ग्रुप बनता है, जब उनका कोई ग्रुप बनता है किसी भी कोर्ट, किसी भी केस के ऊपर फैसला सुनाने के लिए, तो उनकी बेंच होती है। ज्यूरी जो वर्ड है ये जनरली यूज नहीं होता है। बेंच, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज ही एक फैसला दिया है, या सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने या हाई कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है या डिविजनल बेंच है, ये सब अलग अलग कंसेप्ट है। बेंच का मतलब भी ग्रुप ऑफ जजेस होता है। ये आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर पूछा जा सकता है। वोकैबुलरी का कंसेप्ट है, वोकैबुलरी हर जगह पर आती है। अभी हम शुरू भी करेंगे थोड़ी देर बाद। वर्ड मीनिंग्स का एक कंसेप्ट हमारा आज का बाकी है। तो टीम कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, बेंच कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के कलेक्शन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कोयर, CHOIR, कोयर। कोयर इज ए कलेक्शन ऑफ सिंगर्स। सिंगर्स का जो कलेक्शन है, सिंगर्स का ग्रुप अगर होता तो हम उसको बोलते हैं कोयर। ध्यान रखिएगा, CHOIR, कोयर। साउंड चा का नहीं है। वी डू दिस मिस्टेक कि जहां पर भी हमें CH दिखता है हम समझते हैं कि वो तो चा का साउंड आएगा। नहीं, CH लिखा हुआ है लेकिन साउंड के का है। इट इज कोयर। ऐसे ही एक वर्ड है ट्रूप। ध्यान रखिएगा, ट्रूप, TROUPE। ट्रूप का मतलब है ग्रुप ऑफ डांसर्स। डांसर्स का ग्रुप अगर है तो हम उसको ट्रूप बोलते हैं। दिस ट्रूप इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ट्रूप। ये इसको अलग रखिएगा। ये जो ट्रूप है इसका मतलब सोल्जर। सोल्जर, ये ट्रूप कलेक्टिव नाउन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये ट्रूप कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन ये है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ। कलेक्टिव नाउन है तो ये ग्रुप होगा, किसका ग्रुप? ग्रुप ऑफ डांसर्स। ग्रुप ऑफ डांसर्स कलेक्टिव नाउन है तो ग्रुप ऑफ डांसर्स है, उसको हम बोलते हैं ट्रूप। क्वायर, ट्रूप, ऐसे अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग काम करने वाले लोगों के अलग अलग कलेक्टिव नाउन हैं। और वो अलग अलग कलेक्टिव नाउन आपसे वोकैबुलरी के अंदर पूछे जाते हैं। हम आने वाली क्लासेस में, सब्सिक्वेंट क्लासेस में मैं आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन बताने वाला हूँ कि किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। एक छोटा सा आपको और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, क्लैक, CLAQUE, क्लैक। क्लैक का मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप जिनको हंसने और ताली बजाने के लिए हायर किया जाता है। जनरली कॉमेडी शोज के अंदर ऐसा होता है, या सर्कस वगैरह में ऐसा होता होगा कि जहाँ पर आफ्टर एवरी लाइन और आफ्टर एवरी एक्शन
लोगों को ये जॉब दी जाती है कि आपको हर बात के बाद हंसना है और ताली भी बजानी है, तो उनके ग्रुप को क्लैक कहा जाता है। ग्रुप ऑफ पीपल हायर्ड टू क्लैप एंड लाफ, क्लैक। अलग अलग टाइप के काम है ना, अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग है। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका ग्रुप बनेगा, बैच बनेगा, क्लास बनेगी। प्लेयर्स हैं तो टीम बनेगी, पुलिस की भी टीम बनती है, डॉक्टर्स की भी टीम बनती है, डॉक्टर्स का पैनल भी बनता है, जूरी, बेंच, क्वाय, ट्रूप। तो अलग अलग सब कलेक्टिव नाउन बन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है इनका वोकैब कंसेप्ट, जहां पर जिसकी हम बात भी कर रहे हैं कि किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। देखिए एक दो वर्ड मैं और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा इसके साथ ही। कलेक्टिव नाउन के अंदर ही अगर मैं वोकैब को थोड़ा सा इंक्लूड करूं इसी के अंदर, जैसे कोटरी, COTERIE, कोटरी। कोटरी का मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। Yes, you heard it right. A very small group of people. A small group of people with similar interests. स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। जनरली जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या कोई भी व्यक्ति जो एक अच्छे लेवल पर पहुंचा हुआ है, उसके आसपास कुछ लोग एक कोटरी बना लेते हैं। इन्फ्लुएंशियल लोगों के आसपास कोटरी बना ली जाती है और वो कोटरी उनके आसपास इसलिए रहती है ताकि उनको अपने फायदे हो सकें। और ये हमेशा एक स्मॉल ग्रुप होता है, 2, 3, 4, 5 लोगों का, उससे ज़्यादा वो अलाउ ही नहीं करते हैं। कोटरी के मेंबर्स ही नहीं चाहते कि ज़्यादा लोग हों, क्योंकि दे हैव सिमिलर इंटरेस्ट। और अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो वो इंटरेस्ट बट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। अक्सर पॉलिटिशियंस के आसपास ऐसे ही लोग होते हैं। अक्सर बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े बड़े, उनके आसपास लोग कोटरी बना लेते हैं। सो कोटरी इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट, जो जनरली अपने फायदे के लिए किसी बड़े और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के आसपास रहते हैं। कोटरी बोलते हैं उसको। ऐसा ही एक वर्ड और ध्यान रखिए, क्लिक, CLIQUE, क्लिक। ये भी है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अगर आप समझें इसको, ये जनरली प्रोफेशनल्स का होता है, काम करने वाले लोगों का होता है, जो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के आसपास हो जाते हैं। क्लिक इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ पीपल। जनरली आप इसको ऐसे कंसिडर करें, किसी कॉलेज में या स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी एक ग्रुप बनता है। और जनरली वो ग्रुप छोटे भी होते हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनका कोई ग्रुप। और अपने क्लोज फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट्स ही हैं तो आप सब इस बात को अच्छे से जानते भी होंगे। अपने क्लोज फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर आप दूसरे मेंबर्स का आना पसंद भी नहीं करते हैं और आप अलाउ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके उस क्लोजनेस के बीच में कोई और भी आए, आपके ग्रुप के बीच में कोई आए। तो ऐसा ग्रुप जो जनरली स्टूडेंट्स के बीच में होता है, प्रोफेशनल्स नहीं, स्टूडेंट्स के बीच में होता है, उसे हम क्लिक बोलते हैं। दे ऑल्सो डोंट अलाउ पीपल टू एंटर देयर ग्रुप एंड दे ऑल्सो डोंट अलाउ पीपल टू एंटर और ज्वाइन देयर ग्रुप। ये अपने फायदे के बंटवारे को रोकने के लिए, और इनको तो अच्छा ही नहीं लगता कि कोई इनके ग्रुप में आए। क्लिक, कोटरी, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, दोनों विद सिमिलर इंटरेस्ट और हॉबीज और लाइकिंग्स, वो सब। तो बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, अलग अलग चीज़ों के कलेक्शन को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, एज आई सेड अर्लियर। तो लेकिन हमें तो बात करनी है कि कलेक्टिव नाउन्स, हमें बात करनी है कि कलेक्टिव नाउन के अंदर ग्रामर का क्या रूल है। अभी तो हम ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन में ग्रामर क्या है? कलेक्टिव नाउन के अंदर ग्रामर ये है कि सारे के सारे कलेक्टिव नाउन बाय डिफॉल्ट कॉमन नाउन भी होते हैं। बस यही एक पॉइंट है कि सारे के सारे कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन होते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन होंगे ऐसा नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। सारे कलेक्टिव कॉमन नाउन हैं, लेकिन सारे कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि कॉमन में तो कुछ भी हो सकता है ना, बॉय गर्ल, ये तो कलेक्टिव नहीं है। लेकिन कलेक्टिव नाउन क्लास, ज्यूरी, आर्मी, टीम, कोटरी, क्लिक, क्लैक, पैनल, सारे कलेक्टिव नाउन अपने आप में कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन है तो रूल क्या बनेगा?
कॉमन नाउन है तो रूल एक ही बनेगा कि अगर कॉमन नाउन है तो सिंगुलर कॉमन नाउन अगर कहीं पर लिखा तो उससे पहले कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। नाउ मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ, इफ आई जस्ट से दैट क्लास इज इंटेलिजेंट, इफ आई से क्लास इज इंटेलिजेंट और मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस सही है या नहीं है, सही नहीं है, तो क्लास इज इंटेलिजेंट सही या गलत, तो ये सेंटेंस अभी गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एट द मोमेंट। और गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है कि क्लास इज इंटेलिजेंट, अभी क्लास कलेक्टिव नाउन, क्लास क्या है? क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। सारे कलेक्टिव नाउन बाय डिफॉल्ट कॉमन नाउन भी होते हैं। जब सारे कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन भी होते हैं तो ये कॉमन नाउन भी है। कॉमन नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में लिखा तो उससे पहले कुछ होना चाहिए। तो ये कलेक्टिव नाउन भी है और ये कॉमन नाउन भी है और ये सिंगुलर भी है, तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन का रूल फॉलो करेगा। और रूल तो ये कि अकेला नहीं आ सकता, उससे पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। तो इससे पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। इससे पहले आप यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखेंगे। अभी अगर आप बोलते हैं द क्लास इज इंटेलिजेंट तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप बोलें दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, दैट क्लास इज इंटेलिजेंट, योर क्लास, माई क्लास, हिज क्लास, हर क्लास, कुछ भी लिखो पर कुछ तो लिखें। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देंगे तो ये सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रीवियसली अगर सिर्फ इतना सेंटेंस ही देखा जाए तो ये गलत था। इतना ही लिखा जाएगा तो गलत होगा, लेकिन अगर इतना पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा तब ये सही होगा, क्योंकि सारे कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन भी होते हैं। यही एक थ्योरी है इसकी कि सारे कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन है, इसलिए उनको भी अगर सिंगुलर फॉर्म में लिखा तो उनसे पहले कुछ आना चाहिए। अब एक और रूल मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक और पॉइंट है यहाँ पर कि कलेक्टिव नाउन, इफ आई से टीम और क्लास और जूरी और आर्मी, कोई भी कलेक्टिव नाउन अपने मेंबर्स को डिनोट कर सकता है। कलेक्टिव नाउन, मैं इसको थ्योरी करके लिखता हूं यहाँ पे। कलेक्टिव नाउन, लेट मी इरेज इट, यस, कलेक्टिव नाउन आप इसको लिख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड टू represent its members, and in this case it is considered plural। कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन की बात नहीं कर रहा हूं। दिस इज अबाउट कलेक्टिव नाउन। यस, दिस इज अबाउट कलेक्टिव नाउन की कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट्स मेंबर्स एंड इन दिस केस इट इज कंसिडर्ड प्लूरल। कोई भी कलेक्टिव नाउन अपने मेंबर्स को डिनोट करने के लिए, मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो सकता है, और इस केस में इसको प्लूरल मानते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप बोलते हैं टीम, तो टीम आर स्ट्रोंग, टीम आर स्ट्रोंग ये यूज किया जा सकता है, टीम आर स्ट्रोंग। और ये सेंटेंस एकदम सही है, बिल्कुल सही लिखा है, टीम आर स्ट्रोंग, बट द मीनिंग इज कि आई एम टॉकिंग अबाउट दी members, yeah, players, whatever I want to say. I'll say the players of the team are strong का मतलब है the players of the team are strong। Collective noun is used to represent its members। कलेक्टिव नाउन अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, कर रहा है, और इस केस में इसको प्लूरल माना जाता है, प्लूरल ही माना जा रहा है, इसलिए आर लिखा है।
और अगर ये प्लूरल है तो इससे पहले यहाँ पर कुछ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि प्लूरल नाउन से पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि कुछ लिखना पड़ेगा, कंपल्सरी बनेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है द प्लेयर्स ऑफ द टीम, क्योंकि उसको डेफिनेट बनाना था, टीम के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हमने लिखा टीम आर स्ट्रॉन्ग। आप चाहें तो उससे पहले कुछ लगा सकते हैं, द टीम आर स्ट्रॉन्ग बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ठीक है, तो आपने कलेक्टिव नाउन के साथ दो ही रूल देखे हैं कि कलेक्टिव नाउन, सारे कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन भी हैं, और फिर आपने देखा कि कलेक्टिव नाउन अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट भी कर सकता है, और जब वो अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा तो वो प्लूरल बनेगा। हेंस दिस रूल, ये आपके पास एग्जांपल है इसका। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज क्लियर योर डाउट। कुछ भी अगर आप पूछना चाहें तो यू कैन आस्क मी। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ नाउन पे। अगला जो टाइप है नाउन का वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल शब्द का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा नाउन जो किसी दूसरी चीज को बनाने के काम आता है। कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज को बनाने के काम आएगी उसी को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस मार्कर इन माई हैंड। अब मार्कर है तो ये अपने आप में एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये तो कॉमन नाउन है। लेकिन ये मार्कर बना किस चीज से है? प्लास्टिक। प्लास्टिक इज द मटेरियल नाउन। कोई भी चीज जो किसी दूसरी चीज को बनाने के काम आएगी वही मटेरियल नाउन होता है। नाउ इफ आई से कैन वी काउंट द मार्कर और द मार्कर्स? ऑब्वियसली यस, वी कैन काउंट द मार्कर्स। एक है, दो है, तीन है, चार है, वी कैन काउंट द मार्कर्स। बट इफ आई से कैन आई काउंट द प्लास्टिक, इसको बनाने में जो प्लास्टिक लगे, क्या आप उस प्लास्टिक को गिन सकते हैं? एंड द आंसर वुड बी नो, क्योंकि आप प्लास्टिक को नहीं गिन पाएंगे। तो जो चीज किसी दूसरी चीज को बनाने के लिए यूज की गई है ना, आप उसे नहीं गिन पाएंगे क्योंकि वो मटेरियल नाउन है। एंड सो द रूल कम्स दैट मटेरियल नाउन जो भी होते हैं दे आर अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन क्या है? अनकाउंटेबल की डेफिनेशन तो फिर हमने ये पढ़ी है कि अगर कोई भी चीज अनकाउंटेबल है तो उसके साथ तो एस या ई एस या आई ई एस या वी ई एस नहीं लगा सकते हैं, या उससे पहले ए या एन ये भी नहीं लगा सकते हो आप। कोई भी चीज अगर अनकाउंटेबल है तो आप उसके साथ एस ई एस वगैरह नहीं कर सकते, प्लूरलाइज नहीं कर सकते, और उससे पहले ए एन नहीं लगा सकते। एंड मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। तो प्लास्टिक का प्लास्टिक्स नहीं हो सकता, आयरन का आयरन्स नहीं हो सकता, वुड का वुड्स नहीं हो सकता, कॉपर का कॉपर्स नहीं हो सकता। जितने भी मटेरियल हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है और आप पढ़ोगे इस कोर्स के अंदर भी, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मटेरियल नाउन है, और जितने भी मटेरियल नाउन हैं दे आर अनकाउंटेबल। एंड सो उनके साथ एस ई एस आई एस वगैरह नहीं लगाते हैं। तो आयरन का आयरन्स नहीं करते हैं, कॉपर का कॉपर्स नहीं करते हैं, वुड का वुड्स नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करूँगा। अभी इसी जगह पर मैंने कहा कि आप आयरन से आयरन्स नहीं बना सकते, या मैंने कहा आप वुड का वुड्स नहीं कर सकते, या मैंने कहा आप कॉपर का कॉपर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और सुनिएगा, ये तो रूल है कि आयरन से आयरन्स नहीं होना चाहिए क्योंकि आयरन एक मटेरियल नाउन है। वुड का वुड्स नहीं हो सकता क्योंकि वुड एक मटेरियल नाउन है। कॉपर सेम, या और भी ऐसे बनेंगे बहुत सारे, या इवन प्लास्टिक। अब अगर फिर भी मैं यहां पर आयरन्स लिख रहा हूं तो आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर इट इज रॉन्ग और इट शुड चेंज द मीनिंग। आप समझ रहे हैं बात को? अगर आयरन के साथ एस लिखा गया है, या तो ये गलत होगा क्योंकि अनकाउंटेबल चीजों के साथ एस नहीं आना चाहिए और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, तो या तो ये अनकाउंटेबल है और इस कारण से एस नहीं लाना चाहिए, और या तो ये गलत हो जाएगा, और या तो ये अपना मीनिंग ही चेंज कर ले। तो कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिन्होंने अपना मीनिंग चेंज कर लिया। मतलब ये शब्द इंग्लिश में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसका मतलब आयरन या लोहे से नहीं है, इसका मतलब अलग है।
इसका मतलब होता है आयरन्स, मतलब होता है बेड़ियां, जंजीरें, चेन्स आप इसको बोल सकते हैं, चेन या चेन्स, शैकल्स बोल सकते हैं, फेटर्स बोल सकते हैं, जंजीरें। ऐसे ही वुड से वुड्स बना दिया गया है, लेकिन वुड तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल चीजों के साथ एस नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन अगर फिर भी लिखा गया, अगर फिर भी यहाँ पे वुड्स लिखा जाएगा तो ये या तो गलत होगा या तो मीनिंग चेंज करेगा। तो इसने भी अपना मीनिंग चेंज कर लिया है, और मीनिंग चेंज करके वुड्स का मतलब होता है, अगर आप इसको डिक्शनरी में चेक करेंगे तो इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। ऐसे ही कोपर्स, कोपर्स का मतलब होता है कोपर के सिक्के, मीनिंग चेंज कर लिया है। ऐसे ही प्लास्टिक, प्लास्टिक का मतलब होता है प्लास्टिक से बने हुए इक्विपमेंट या उसके यूटेंसिल्स। सो व्हेन यू ब्रीच अ रूल और व्हेन यू ब्रेक अ रूल, या तो वो गलत होगा या तो वो सेकंड मीनिंग में होगा, वो अपना मतलब ही चेंज कर लेगा। इन्होंने मीनिंग चेंज कर लिया है। चलिए बैक टू द बेसिक रूल, अपने बेसिक रूल पर आते हैं वापस। और बेसिक रूल तो यह है कि अगर मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो एस ई एस वगैरह नहीं आएगा। एंड नाउ आई हैव ए वेरी बेसिक क्वेश्चन फॉर यू। अगर मैं कहीं पर ये सेंटेंस लिखूं, दिस वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक और ब्रिक्स। कोई भी दीवार है और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि दिस वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक और ब्रिक्स। ये आपके पास ऑप्शन है, दिस इज ए पार्ट एंड दिस इज बी पार्ट एंड यू कैन आंसर इट इजिली। लेकिन जनरली जब बच्चे इसका इजीली आंसर कर देते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि पढ़ के एकदम से समझ में आ जाता है, और समझ में क्या आएगा कि ये दीवार ईंटों से बनी है, समझ में तो यही आता है। ऑब्वियसली बात है, कोई दीवार है ईंट से तो बन नहीं सकती, ईंटों से बनेगी। और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपकी रहती है कि दीवार ईंटों से बनी है, और जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स नहीं आएगा, ब्रिक इज द राइट आंसर। क्यों? कारण बहुत सिंपल सा, देखिए इनमें से जो भी यूज होगा वो इसको बनाने के लिए यूज होगा। आप इस चीज को समझिएगा, ये है हमारा प्रोडक्ट, एक होगा प्रोडक्ट और एक होगा मटेरियल। तो ये है मटेरियल जिसको यूज करके हमने ये चीज बनाई है। जो प्रोडक्ट होगा, अगर मैं नाउन की भाषा में बताऊं तो ये कॉमन नाउन हो सकता है। प्रोडक्ट मतलब जो बन के तैयार हुआ है, ये कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। लेकिन जिससे वो बन के तैयार हुआ है, जो उसका मटेरियल नाउन है, वो तो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो एस ई एस वगैरह नहीं आ सकता, ध्यान दीजिए। और इस कारण से जब मैं ये लिखूंगा दिस वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स, तो आंसर वुड बी दिस वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मटेरियल की, कि क्या मटेरियल है, किसका यूज हुआ, कितना यूज हुआ, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये सवाल आया है कि एक ईंट से कैसे बन सकती है, एक ईंट से तो दीवार नहीं बन सकती है, तो दोस्तों आंसर ये है कि मैंने यहां पर एक लिखा भी नहीं है, यहां पर कहीं पर ए या एन या वन नहीं लिखा है। अगर एक लिखा होता तब भी गलत हो जाता कि एक ईंट से तो नहीं बनेगी ना, इलॉजिकल हो जाता। लेकिन एक नहीं लिखा है, यहां पर सिर्फ ब्रिक लिखा है। उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि दीवार किससे बनी, ईंट से बनी। कितनी ईंटें लगी हैं वो नहीं बताया। तो दिस वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड नॉट ब्रिक्स। अब यहां पर किसी के दिमाग में एक बात और आ सकती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस शब्द को यूज ही नहीं कर सकता? क्या ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शब्द तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ये शब्द बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और एकदम सही है। लेकिन ये तब यूज होगा अगर मैं यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू बता दूं। तो अगर कोई बोले भाई ईंटें अनकाउंटेबल कैसे हो गई, हम तो गिन सकते हैं किसी दीवार में कितनी ईंटें लगी हुई हैं, हम आराम से गिन सकते हैं। कोई छोटी सी दीवार है, उसके ऊपर उसके अंदर 50, 100, 500, 1000 ईंटें लगी हुई हैं, तो वो तो गिनी जा सकती हैं, गिनने लायक है, काउंटेबल है। हाउ कैन यू से इट इज अनकाउंटेबल? तो यहां पर मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि हाँ काउंटेबल हैं, लेकिन काउंट करें तो सही। जैसे ही आप बोलोगे कि दिस वॉल इज मेड अप ऑफ 1000, आप न्यूमेरिक वैल्यू लगा दो, मैं यहां पर एस लगा दूंगा।
क्योंकि जैसे ही आप न्यूमेरिक वैल्यू लगाओगे, न्यूमेरिक वैल्यू में 1000 या 500 या 100 या 150 जो भी आप बताओगे, यहाँ तक आने के लिए आपने उसको गिना होगा, और जैसे ही आप गिन लोगे तो हम भी अनकाउंटेबल वाले कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे, फिर वो ब्रेक्स हो सकता है। सो व्हाट इज द पॉइंट इन दिस? पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज को बनाने के अगर काम आएगी तो वो अनकाउंटेबल है, या कोई भी चीज जो किसी दूसरी चीज को बनाने के काम आएगी तो वो मटेरियल है, और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, और जो मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल हैं, और अनकाउंटेबल चीजों का आप प्लूरल नहीं कर सकते हैं, ए या एन भी नहीं लगा सकते हैं, प्लूरल भी नहीं कर सकते हैं, एंड सो दिस आंसर इज देयर। अगर आपने काउंट किया और कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखी तो आप उसके साथ ये आप उसका प्लूरल भी कर सकते हैं फिर वहां पर। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले रूल की तरफ, या अगला जो हमारा लास्ट नाउन है, टाइप ऑफ नाउन विच इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कोई ऐसा नाउन जो हमारी फीलिंग्स या हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, हमारी क्वालिटीज को डिनोट करता है, जस्ट लाइक मर्सी, दया, काइंडनेस, एटीट्यूड, ईगो, रेपो, गुडविल, रेपुटेशन, इमेज। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बस एग्जिस्ट करती हैं तो हमारे दिमाग में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं दे हैव नो फिजिकल फॉर्म, दे हैव नो फिजिकल फॉर्म, दे डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसीलिए इनको हम इनटेंजिबल भी बोलते हैं। क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसलिए हम बोलते हैं इनको इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब जिसको टच नहीं किया जा सकता या जिसको आप फिजिकली छू नहीं सकते हो, दे आर अनटचेबल और दे आर नॉट टचेबल, दे आर इनटेंजिबल। क्योंकि फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब कोई चीज फिजिकली एग्जिस्ट करेगी तभी तो टच करोगे। ये मार्कर है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है तो आई कैन टच इट, आई एम टचिंग इट। ये बोर्ड है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है तो वी कैन टच इट। मर्सी को तो आप टच नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ आपके ख्यालों में रहेगा। और क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते इसलिए ये इनविजिबल भी होते हैं। इनविजिबल, आप इनको देख भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। किसी व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड है, ईगो है, घमंड है, आप इसे सिर्फ फील कर सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है एग्जाम पास करने का, यू कैन फील द कॉन्फिडेंस, और द पर्सन जो आपसे बातचीत करेगा वो आपके इस कॉन्फिडेंस को फील करेगा। कॉन्फिडेंस है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, तो वो चीज़ें सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। अब आपसे एक सवाल अगर डायरेक्टली पूछा जाए, कैन यू काउंट देम, क्या आप इन्हें गिन सकते हो, तो आंसर है नो, ऑब्वियसली नो, आप इन्हें नहीं गिन सकते हैं। तो ये भी सारे के सारे क्या हैं, तो ये भी अपने आप में अनकाउंटेबल हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं गिने जा सकते। और अगर अनकाउंटेबल हैं तो फिर से वी गेट बैक टू द ओल्ड रूल कि इनके साथ भी आप एस या ई एस या आई ई एस या वी ई एस नहीं लगा सकते हो, या इनसे पहले भी आप आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे ए एन या द, इनको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप आर्टिकल्स नहीं लगा सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप इनका प्लूरल भी नहीं कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंटेंजिबल और इनविजिबल होते हैं। अब इसी में अगर आपसे एक एग्जांपल डिस्कस किया जाए, इफ आई से ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, और आपसे पूछा जाए कि ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है, तो आप बता सकते हैं कैन यू सी ब्यूटी। अगर सिर्फ इतना ही कहा जाए, ब्यूटी मतलब सुंदरता, क्या आप सुंदरता देख सकते हैं, क्या आप सुंदरता टच कर सकते हैं? द आंसर इज नो, आप सुंदरता देख नहीं सकते हैं। अब ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है सुनने में, ऐसे कैसे, हम तो रोज देखते हैं या कहीं पर भी देख सकते हैं। आप सुंदरता देख नहीं सकते हैं, आप सुंदरता फील कर सकते हैं।
ब्यूटी इज ए कंसेप्ट दैट यू कैन फील, यू कैन नॉट सी इट। यू कैन फील इट, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो आपको सुंदर लगे वो दुनिया में हर एक को सुंदर लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि मुझे यहाँ पर जो भी कुछ सुंदर लग रहा है या कहीं पर भी मुझे कुछ सुंदर लगेगा तो आपको भी सुंदर लगेगा, ऐसा कोई कंपल्शन तो नहीं है। ये तो बस एक मेंटल कंसेप्ट है कि किसी भी चीज को देख करके, किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह को देख करके अगर एक प्लीजेंट फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग जनरेट हो रही है तो सुंदरता है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सुंदरता भी नहीं है। सो यू कैन फील ब्यूटी, यू कैन नॉट सी और यू कैन नॉट टच इट। एंड ऑब्वियसली ब्यूटी हैज नो फिजिकल फॉर्म। सुंदरता, ब्यूटीफुल बोलोगे तो वो एक एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने कहा ब्यूटी इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल क्या है कि प्लूरल भी नहीं हो सकता और एंदा भी नहीं हो सकता। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ कि someone has rightly said that the beauty is only skin deep। अब आपको बताना है इसमें कोई गलती है या नहीं है। किसने सच ही कहा है कि सुंदरता जो होती है वो आंतरिक होती है। ब्यूटी, एंड यू नो दैट ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड वी नो दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं हो सकता, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल्स का भी यूज नहीं हो सकता, एंड द का यूज नहीं हो सकता है। इसी कारण से यहाँ पर ब्यूटी जब लिखा हुआ और इससे पहले ये जो आर्टिकल द लिखा हुआ है ये गलत हो जाता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए एंड द का प्रयोग नहीं हो सकता है। सो राइट सेंटेंस वुड बी समवन हैज राइटली सेड दैट ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ये एक एग्जाम्पल है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहीं पर आपको दे देता हूँ, सेकेंड वन। If I say the honesty is the best policy, the honesty is the best policy, ये एक कहावत भी है और ये एक सेइंग है, प्रोवर्ब है इंग्लिश में। honesty is the best policy। अब देखिए ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, और ईमानदारी क्या है? ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगेन यू कैन नॉट सी ईमानदारी, यू कैन नॉट सी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी फील की जा सकती है, आप इसे फील कर सकते हो। किसी व्यक्ति के साथ कोई डीलिंग आप कर रहे हो, कोई ट्रेड कर रहे हो, या वैसे भी अगर आप डील कर रहे हो तो आप ये देख सकते हो कि व्यक्ति ऑनेस्ट है या नहीं है, महसूस करोगे, आप इसे देख नहीं सकते हो। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल्स आर नॉट अलाउड, सो जस्ट डिलीट दिस आर्टिकल द एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज राइट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी हमने देख लिए हैं। रूल सिर्फ इतना कि हम इन्हें प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं और इनके साथ हम आर्टिकल्स को भी यूज नहीं कर सकते हैं, प्लूरल नहीं कर सकते हैं और आर्टिकल्स को यूज नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव कवर्ड ऑल द 5 टाइप्स जो भी हमारे पास नाउन है। बेसिक जो हमने पढ़ा है, एक बहुत ही क्विक रिकैप मैं आपको दे दूं। नाउन, नाउन इज ए नेम, किसी भी चीज का नाम एक नाउन होता है। नाउन का बेसिक क्लासिफिकेशन हमने देखा 2 पार्ट्स में, वन इज काउंटेबल नाउन एंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल वो जिसका प्लूरल नहीं कर सकते, और काउंटेबल वो जिसका आप प्लूरल कर सकते हो। फिर हमने नाउन को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम, और रूल आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि उससे पहले आप ए और एन को यूज कर सकते हो। अगर वो अननोन हुआ आप उसका प्लूरल भी कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। किसी व्यक्ति के नाम का प्लूरल कर सकते हैं इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फिर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के साथ आपने एक ही रूल देखा था कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो उससे पहले ए एंड द कुछ लगाना जरूरी है। कलेक्टिव नाउन के साथ रूल देखा कि सारे कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन ही होते हैं, तो रूल उनका ही फॉलो होगा, और कलेक्टिव नाउन अपने मेंबर्स को भी डिनोट कर सकते हैं। फिर बात आती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स आर
ऑलवेज अनकाउंटेबल, क्योंकि ये वो नाउन है जो किसी दूसरी चीज़ को बनाने के काम आते हैं। और फिर पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को डिनोट करते हैं, जो क्वालिटीज़ को डिनोट करते हैं, जो हमने अभी भी पढ़ा, और ये भी अनकाउंटेबल हैं, इनका भी प्लूरल नहीं हो सकता है। तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ नाउन। इनके ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आप सोल्व करें। अगर किसी में भी डाउट आएगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास, जो भी आप डाउट्स बताएंगे। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम इस क्लास में हम वोकेबलरी तो डिस्कस नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट क्लास की जब हम शुरुआत करेंगे मे बी ऑन मंडे और एज पर द शेड्यूल, जब हम नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करेंगे तो उसमें मैं आपको डेफिनेटली एटिमोलॉजिकली कुछ वर्ड मीनिंग्स कराऊंगा, कुछ वर्ड रूट्स बताऊंगा और उनके अकॉर्डिंगली हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। एंड देन विल मूव ऑन टू दिस ग्रामर सेक्शन, नाउन्स, और नाउन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंगुलर प्लूरल का। तो इस टॉपिक को, इस क्लास को आज के लिए यहीं पर इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाते हैं। एक इडियम बता देता हूँ आपको जाते जाते, क्योंकि हम इस क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी एक्टिविटी को उस दिन के लिए ख़त्म करते हैं तो आप हमेशा उसके लिए यूज़ कर सकते हो कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब इस एक्टिविटी को आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लासरूम की एक्टिविटी को आप अपनी पढ़ाई समाप्त मत करिएगा, आप अभी बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ सकते हैं आगे इसमें। तो लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच और खुदा हाफिज़ और गुड नाइट। थैंक यू।